पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी के अंदर हमने चैप्टर 15 दाज्यू जो उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे। आज हम पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। उससे पहले पार्ट 1 और 2 में हमने क्या देखा उस कहानी में, वो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो दाज्यू का जो साहित्य प्रकार जो है वो कहानी है और उनके लेखक है शेखर जोशी। तो यहाँ पर जो लेखक है शेखर जोशी, उन्होंने जो कहानी बताई है वो पहाड़ी इलाके के एक लड़के की कहानी है। वो बाल मजदूर है, यानी उसका नाम है मदन। यहाँ पर मदन और जगदीश बाबू के बीच का जो प्रेम है वो यहाँ पर बताया गया है। जो मदन है वो पहाड़ी इलाके से मजदूरी करने के लिए शहर में आया हुआ था। वह उस वक्त किसी को जानता नहीं था। वैसे में वहां पर कैफे के अंदर जगदीश बाबू आते थे और वो जगदीश बाबू भी पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे। तो यहाँ पर जगदीश बाबू भी किसी को नहीं जानते थे। उनके आसपास सब लोग होने के बावजूद भी उनके मन के अंदर एक अजनबीपन महसूस हुआ करता था, यानी सब लोग वहां पर अजनबी है ऐसा उनको महसूस होता था। लेकिन जैसे ही वो मदन को देखते हैं, तब मदन को देखते ही उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई अपना वहां पर है। तो इस तरह से मदन को जब उन्होंने प्रश्न किया कि मदन तुम कहाँ के रहने वाले हो, तब मदन बताता है कि मैं पहाड़ी इलाके का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर जगदीश बाबू को कुछ और जानने की इच्छा होती है और जगदीश बाबू उनको ज्यादा प्रश्न पूछते हैं कि पहाड़ी इलाके लेकिन कहाँ का, अल्मोड़ा, आबू, अंबाजी कहाँ के रहने वाले हो। तो वो बताता है कि हाँ मैं अल्मोड़ा का पहाड़ी इलाके का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर जगदीश बाबू को कुछ और जानने की इच्छा होती है और वो कहते हैं कि अल्मोड़ा लेकिन कहाँ पर, उसके आसपास वाला कोई गांव तो होगा ना। लेकिन यहाँ पर मदन अपने गांव का नाम बताने में संकोच अनुभव करता है, क्योंकि उसका जो गांव है वो छोटा सा गांव था। इसीलिए वो बताने में उसको शर्म आती है कि ये शहर के बाबू है और अगर मैं उनको बताऊंगा तो उनको कैसा लगेगा। लेकिन यहाँ जगदीश बाबू उसको जोर करते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अपने गाँव का नाम बताना है। तब वो बताता है कि मेरे गाँव का नाम डोट्यालगो है। तब जगदीश बाबू को पता चल जाता है कि ये मेरे गांव के पास के रहने वाला है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे गांव के पास वाले गांव का रहने वाला हूँ। तो ये सुनकर मदन की आंखों में एक चमक आ जाती है, वो खुश हो जाता है और खुशी के मारे उसके हाथ में जो ट्रे है गिर न जाए ऐसा उसे लगता था। वो खुश हो जाता है। वो क्या कहे, वो कहना चाहता था जगदीश बाबू से लेकिन वो कह नहीं सका। लेकिन वो अतीत में चला जाता है और अपने जो संबंधी है, अपने माता पिता भाई बहन, उसके साथ वो जगदीश बाबू की तुलना करने लगता है। यहाँ पर कहता है कि मैं जगदीश बाबू को क्या कहकर पुकारूं, ईजा, यानी ईजा का मतलब है माँ कहा जाता है। तो क्या मैं उनको ईजा कहूँ? तो वो बोलता है कि नहीं। यहाँ पर बाबा कहूँ तो नहीं, भूली यानी छोटी बहन कहूँ तो नहीं। लेकिन फिर उसे याद आता है कि दाज्यू, तो हाँ मैं जगदीश बाबू को दाज्यू कहकर पुकार सकता हूँ। तो इस तरह से वो जगदीश बाबू को दाज्यू कहकर पुकारता है। आते जाते उनके दोनों के बीच बातचीत होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जगदीश बाबू को भी आसपास के लोग अपने जैसे लगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनको सब कुछ अपना लगने लगता है, तब मदन का जो दाज्यू कहना है वो उनको पसंद नहीं आता। वो मदन को बुलाकर उनको डांटते हैं और कहते हैं कि ये दाज्यू दाज्यू क्या लगा रखा है, तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं है, यानी किसी की प्रतिष्ठा का भी तुम्हें ख्याल नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक देखा था कि जब मदन को बुलाकर जगदीश बाबू डांटते हैं कि तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं है, यानी किसी की इज्जत का भी तुम्हें ख्याल नहीं, यानी दोनों के बीच का जो प्रेम था वो अहंकार की डोर के आगे नहीं टिक सका, क्योंकि जगदीश बाबू को एक अहंकार हो गया था कि वो शहर में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों में उठने बैठने वाले हैं। अब वो पहाड़ी इलाके के नहीं रहे। यहाँ पर उनके सामने उनको मदन का प्रेम नहीं दिखाई देता। आगे हम अब कहानी को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध से कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार न रह सका। यानी यहाँ पर साथ में मुहावरे भी देखेंगे कि मुंह तमतमाना। मुहावरे हैं
मुंह कमा ना, उसका मतलब है क्रोध से चेहरा लाल हो जाना। यानी यहाँ पर जगदीश बाबू का मुंह जो है वो क्रोध से लाल हो जाता है। उनको अपनी जब गुस्से में कोई व्यक्ति आता है तो उसको अपने शब्दों पर अधिकार नहीं रहता, यानी वो क्या बोलता है वो उसे पता नहीं चलता, वो बोलता ही जाता है। वो सामने वालों को दुख पहुंचेगा, सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं, वो भी वह नहीं सोचता। इसी तरह से यहाँ जगदीश बाबू को जब क्रोध आता है तो वो मदन को बोलते ही रहते हैं, और वो क्या बोलते हैं वो भी उनको पता नहीं चला। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझे ही सब कुछ समझ गया। यानी यहाँ पर जगदीश बाबू जो है वो मदन को बोलते ही रहते। उन्होंने मदन के सामने प्रेस्टीज शब्द का उपयोग किया, लेकिन उनको ये भी पता नहीं था क्रोध में कि मदन को प्रेस्टीज शब्द का अर्थ पता चलेगा या नहीं, क्योंकि जो मदन है वो गांव का रहने वाला था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो कम पढ़ा लिखा था, इसलिए उसको प्रेस्टीज शब्द का अर्थ पता भी है या नहीं। लेकिन फिर भी जगदीश बाबू जो है वो बोलते ही जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मदन को प्रेस्टीज का अर्थ नहीं पता था, लेकिन जगदीश बाबू के चेहरे के हाव भाव देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी से सिसकिया भर रोता रहा। यानी उसे जगदीश बाबू के चेहरे को देखकर और उनके क्रोध को देखकर उसे सब पता चल जाता है। तब वो जगदीश बाबू के व्यवहार से उसके हृदय पर बहुत गहरी चोट लगती है, क्योंकि वो जगदीश बाबू को अपना बड़ा भाई मानता था। और ऐसे में वो अपने मैनेजर से कहता है कि मुझे सिर में दर्द है, अब मैं काम नहीं कर सकता, और एक कोठरी में जाकर अपने सिर को पैरों के बीच रखकर वो रोने लगता है। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। यहाँ पर शब्दार्थ भी देखते हैं, स्वाभाविक यानी सहज। शब्दार्थ है स्वाभाविक का मतलब है सहज। यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जगदीश बाबू और मोहन के बीच जो आत्मीयता थी, जो प्रेम भरे संबंध थे, वो सहज बात थी, क्योंकि दोनों पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे। और जब वो शहर में आए तब वो एक दूसरे को ही जानते थे, आसपास के किसी लोगों को वो जानते नहीं थे। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी न हो तो रो लेने पर अंतर ही घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। यहाँ पर शब्दार्थ है वेदना का मतलब है पीड़ा। यानी पीड़ा। कहा गया है कि जब जगदीश बाबू के इस व्यवहार से उसे ऐसा लगता है कि मानो किसी ने उनकी जो माता है उसकी गोदी में से उठा लिया हो, उसके पिताजी की बाहों से उसे खींचकर बाहर निकाल दिया हो और अपनी बहन के आंचल के जो छाये में वो बैठा हुआ है तो वहां से उसे खींचकर उठा दिया हो, ऐसा उसे महसूस होता है। रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल आता है। यानी अगर हमें कुछ दुख है, कुछ दर्द हुआ है, कोई गहरी चोट लगी है, तो रो लेने से उस आंसू के द्वारा हमारी आंखों की यानी हमारे अंदर की जो पीड़ा है वो आंखों के द्वारा बाहर आ जाती है। तो इस तरह से मदन रोता है और उसके अंदर जो दुख दर्द है उसे वो बाहर निकाल देता है। लेकिन यहाँ पर वो उस वक्त एक निर्णय करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर दुख दर्द में कोई निर्णय लिया जाए तो वो उसी वक्त लिया जा सकता है और उसको बाद में उसका निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो वहां पर मदन एक निर्णय लेने की कोशिश करता है और वो भावुक होकर निर्णय नहीं लेता, लेकिन अपने आप को मक्कम करते हुए वो निर्णय लेता है।
मदन पूर्ववत काम करने लगा, यानी उसने निर्णय लिया कि जो कुछ हुआ उसे भूलकर उसे आगे बढ़ना है, क्योंकि उसे पैसे कमाकर अपने घर परिवार को देने थे। इसीलिए वो मदन पूर्ववत काम करने लगा। यहाँ पर पूर्ववत का मतलब है पहले की तरह वो काम करने लगता है। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। यानी दूसरे दिन जगदीश बाबू जब कैफे में जाते हैं तब उनके मित्र हेमंत से उनकी भेंट हो जाती है। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयास कर रहा था। यानी उन्होंने मदन को बुलाया। पहले क्या था, जैसे जगदीश बाबू आते थे तो वहां पर मदन दाजू दाजू कहकर उनके सामने चला जाता था, लेकिन इस बार जगदीश बाबू के बुलाने पर भी वो नहीं आता। यानी जगदीश बाबू ने जब दूसरी बार बुलाया तभी वो उसके सामने आता है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाओ दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो गए। यानी यहाँ पर जगदीश बाबू के बोलने पर मदन अब अपना उसने मन मक्कम कर लिया था और पहले की तरह वो काम करने लगा था। तो यहाँ पर जब जगदीश बाबू आते हैं और उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया, आमलेट का ऑर्डर दिया, तब भी मदन उनको दाजू नहीं कहता, लेकिन कहता है कि लाया साहब। यानी वो अपरिचित हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं, यानी वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। शायद पहाड़ियां हैं, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। यानी जो हेमंत था वो उनके सहपाठी मित्र था, यानी वो भी पहाड़ी इलाके का था, इसलिए वो भी मदन को देखकर अंदाजा लगा लेता है कि यह पहाड़ी इलाके का है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। यानी यहाँ पर जगदीश बाबू ने कहा कि हाँ, ये पहाड़ी इलाके का है और उन्होंने अपनी बात का जो विषय था वो भी बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? यहाँ पर जब वो चाय लेकर आता है तो जो जगदीश बाबू का मित्र है हेमंत, वो उनसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। हेमंत ने आसान चढ़ाने की गरज से पूछा, यानी इस तरह से पूछा कि वो उस पर उसका नाम पूछकर कुछ एहसान कर रहा है, इसी तरह से उसने उसका नाम पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। यानी जब उसका नाम पूछा गया तो वहां पर सब कुछ मौन रह गया और जो जगदीश बाबू है वो आंखें नीची कर बैठे रहे थे। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। यानी जब उसका नाम हेमंत पूछते हैं तब उसे पहली तरह से जब जगदीश बाबू ने उसका नाम पूछा और उसके बारे में पूछा और उसके बाद लास्ट में जब कहा गया कि तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं, यानी पूरी कहानी उसके सामने आंखों के सामने आ जाती है। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। यहाँ पर मुहावरा है ज्वालामुखी सा फटना। तो उसका जवाब है अत्यंत क्रोध में बोलना। अत्यंत क्रोध में बोलना। यानी यहाँ पर जगदीश बाबू ने अपनी आंखें उठाकर देखा, उनको ऐसा लगा कि मदन अभी कुछ क्रोध में आकर बोल पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? यानी उसने फिर से आग्रह किया कि तुम्हारा नाम क्या है? बॉय कहते हैं साहब मुझे, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। यानी वो अब किसी पर भरोसा करना नहीं चाहता था, किसी से संबंध बनाना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने जब उसकी जगदीश बाबू की बातें जब याद आ जाती है तब वो हेमंत के पूछने पर कहता है कि मुझे बॉय कहकर सब लोग बुलाते हैं, और वो ऐसे बॉय नाम कहकर वो वहां से मुड़ जाता है। और ऐसे में जगदीश बाबू उसके चेहरे के सामने देखते रहते हैं और वैसे में मदन का चेहरा क्रोध में बहुत ही सुंदर दिखता है। तो यहाँ पर
इस कहानी के अंदर मदन की जो हृदय पर जो गहरी चोट लगती है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो यहाँ पर हमने इस कहानी के अंदर दाजू में जगदीश बाबू और मदन की दोनों के बीच का जो वार्तालाप है और दोनों के बीच का जो संबंध है उसे अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया। थैंक यू वेरी मच।